नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। आज हम लोग फर्स्ट एड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो सामान्य जागरूकता के लिए और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वितीय सेमेस्टर के को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, Your check of the scene suggests that a victim has suffered an electric shock. The first thing to do is, मतलब इसमें ये पूछना चाह रहा है आपसे कि आप किसी को देखते हैं। पहली बात मतलब किसी विक्टिम को देख रहे हैं या घायल व्यक्ति को देख रहे हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉक मतलब बिजली के माध्यम से उसको शॉक लगा हुआ है। तो आप पहली चीज क्या है ऐसी जो आप करेंगे? तो इसका जो सही ऑप्शन है, हम लोग डायरेक्ट आंसर पे बात कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो इसका सही ऑप्शन है, मेक श्योर द पावर इज टर्न ऑफ, ये आपका सही उत्तर है, डी। ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रिकल शॉक से कोई प्रभावित होता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो जो पावर सोर्स है जिससे उसको इलेक्ट्रिकल करंट लग रहा है, शॉक लग रहा है, वो क्या है, वो उससे क्या हो, सबसे पहले आपको उससे अलग करना है। अलग करना है या पहले से आपको देख लेना है कि वो अलग है कि नहीं। अगर नहीं अलग है तो आपको अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उसको अलग करना है। या तो आप किसी लकड़ी के, जो कि सूखी हुई लकड़ी हो, उस पे खड़े हो जाइए या जूता चप्पल पहने रहिए, डंडे के माध्यम से उसको अलग कीजिए। तो ये आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, अ विक्टिम ऑफ अ कार एक्सीडेंट हैज just vomited and now appears to be coughing up blood. He is breathing very quickly and his pulse is weak and fast. What is more likely wrong? इसमें आपसे पूछना चाह रहा है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और वह क्या कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, उल्टी कर रहा है, और जब वह वोमिटिंग कर रहा है तो खांसी आ रही है, तो उस खांसी के साथ उसके साथ ब्लड आ रहा है। उसकी जो सांस है ना, श्वसन की क्रिया है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी हो रही है, उसकी पल्स जो है कमजोर है। तो ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है उसके साथ, ऐसा क्या मतलब उसको हो गया है उस कार एक्सीडेंट के कारण? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, ही हैज इंटरनल ब्लीडिंग। अगर ऐसी स्थिति किसी को देख रहे हैं आप तो उसको क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ऐसी अवस्था में आपको तुरंत जल्दी से जल्दी कहाँ पे पहुंचना चाहिए, हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप इस स्थिति में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आप प्रयास कर सकते हैं उसको खांसी ना आए, है ना, आराम से ले जाएं उसको, लेकिन आप इसमें बहुत ज्यादा फर्स्ट एड का काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या पता चल गया कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है एक्सीडेंट के कारण। इसमें कुछ फैक्ट हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल जो पल्स रेट है वो क्या होती है ना। नॉर्मल पल्स रेट मतलब होता क्या है, तो पल्स रेट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हार्ट के रेट को मापते हैं, मेजर करते हैं कि प्रत्येक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है ना। इसको कहते हैं बीपीएम। बीपीएम मतलब बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, मतलब हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, उसको आप क्या कहते हैं, बीपीएम कहते हैं। तो ये नॉर्मल जो एडल्ट व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति, उसका कितना होना चाहिए, 60 to 100 के रेंज में क्या होना चाहिए, होना चाहिए नॉर्मली। ये रेंज है एक। अब इसमें कुछ और कैटेगरीज हैं कि जो बच्चे हैं उनका कितना होना चाहिए, और उससे उम्र के हिसाब से इसकी एक कैटेगरी है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें अगर 5 से 6 ईयर का कोई बच्चा है तो उसकी जो हार्ट बीट है या बीपीएम है वो 75 to 115 होनी चाहिए बीपीएम। बीपीएम इसकी यूनिट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, बीपीएम का, है ना। आपसे
कह सकते हैं बीपीएम ब्लड प्रेशर मशीन, है ना, या कुछ और भी दे सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट, है ना। तो अगर 5 से 6 साल का बच्चा है तो उसकी बीपीएम कितनी होगी, 75 टू 115। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इतने साल के बच्चे का बीपीएम कितना होना चाहिए। अगर 7 से 9 साल का कोई बच्चा है तो उसकी होनी चाहिए 70 टू 110 बीपीएम। अगर 10 से एडल्ट, है ना, एडल्ट जिसको आप कहते हैं 18 साल से ज्यादा के लोगों को, तो 10 से एडल्ट अगर कोई व्यक्ति है तो उसका 62 कितना होना चाहिए, 100। ये पहले भी बता चुके हैं आपको। अगर इसमें एक और स्पेशल कैटेगरी है, जो एथलीट होते हैं, जो एथलीट जो टॉप कंडीशन में जिनका हेल्थ बहुत अच्छा होता है, उनका जो बीपीएम होता है एथलीट का, उनका जो बीपीएम होता है 40 टू 60 बीपीएम होता है ना। तो ये रेंज है। इसमें जो 5 से 6 साल के बच्चों का है, इनका हार्ट बीट ज्यादा होने का कारण इसलिए है क्योंकि ये ग्रोथ उस समय पे ज्यादा होती रहती है। तो ब्लड, जब आपके शरीर की ग्रोथ हो रही है, शरीर की कोशिकाओं को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वहां तक ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा पहुंचाने के लिए हार्ट को क्या करना पड़ता है, ज्यादा बीट करना पड़ता है, जिससे कि ब्लड आसानी से पहुंचे और ब्लड ही में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को लेके कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, यू आर कैरिंग फॉर अ विक्टिम विथ अ बर्न हैंड, पुट द हैंड इन कूल वाटर इफ। अगर आप किसी ऐसे विक्टिम को केयर कर रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, जो कि उसका हाथ जला हुआ है, तो उसके हैंड को कूल वाटर में, ठंडे पानी में आपको रखना है। आप जनरली देखते हैं जब आप जल जाते हैं तो आप ठंडे पानी में डालते हैं हाथ को। तो ऐसा क्यों करना है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है कि यू शुड पुट द हैंड इन कूल वाटर फॉर ऑल ऑफ द एबव, है ना। ये ऊपर के जो कारण है उनके कारण, पहला कि अगर उसका जो हाथ जला हुआ है, अगर वह बहुत डीप जला हुआ है, इसके पहले जो हम लोग फर्स्ट एड की क्लास किए हैं उसमें हमने देखा था कि जो आप इलेक्ट्रिक शॉक या किसी भी माध्यम से जो बर्न होता है वो 3 डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। और उसमें भी और जो डेप्थ थी उसकी भी थी, है ना, डर्मिस, इपीडर्मिस और हाइपोडर्मिस, जो स्किन की लेयर है ना। तो फर्स्ट डिग्री में जो आपकी स्किन होती है उसकी 3 लेयर हैं। तो फर्स्ट डिग्री में डर्मिस, जो सबसे ऊपरी परत है उसको डर्मिस कहते हैं, इपीडर्मिस सेकेंड लेवल को, सेकेंड लेयर को, और थर्ड लेयर को हाइपोडर्मिस। तो इसमें जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें सबसे पहले ऊपरी परत, सेकेंड डिग्री में ये दोनों, और थर्ड डिग्री में तीनों परतें क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर वेरी डीप बर्न है तो उसको तुरंत क्या करना है, आपको ठंडे पानी में रखना है। अगर बर्न हुआ है जिसके कारण क्या पड़ गए हैं ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स मतलब जो फफोले पड़ जाते हैं जलने के बाद, तो उसमें भी आपको ठंडे पानी में रखना है। द बर्न आर माइनर विथ नो ओपन ब्लिस्टर्स, अगर मतलब फफोले नहीं भी पड़े हैं तब भी आपको ठंडे पानी में हाथ को उस व्यक्ति के रखना है। तो तीनों स्थिति में, अगर ज्यादा गहराई में जला हुआ है तब भी पानी में रखिए, अगर फफोले पड़े हैं तब भी, और अगर फफोले नहीं पड़े हैं, थोड़ा हल्का भी जला हुआ है, तब भी पानी में रखना चाहिए। तो ये स्थिति आपको करनी है, तीनों स्थितियों में तीनों कार्य आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इन जनरल अ स्प्लिंट शुड बी, इन जनरल अ स्प्लिंट, स्प्लिंट मतलब होता है पट्टी, जो पट्टी बांधी जाती है ना। पट्टी भी होता है, और आते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का जब आप गरम पट्टी देखे होंगे, पूरा एल्बो तक पहनने के लिए या नी तक पहनने के लिए आता है ना। आप गरम पट्टी भी बांधते हैं ऊपर से, नॉर्मल पट्टी भी जो प्रयोग करते हैं। तो इन जनरल स्प्लिंट शुड बी, इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, स्नग बट नॉट सो टाइट दैट इट स्लो सर्कुलेशन, स्नग बट नॉट सो टाइट दैट इट स्लो सर्कुलेशन। इसका मतलब है कि आपको जो स्प्लिंट है अगर यूज कर रहे हैं तो उसको चुस्ती के साथ, मतलब अच्छे से कढ़ाई में उसको अपने
अंग पे प्रयोग करना है, लेकिन इतना भी कड़ा नहीं कर देना है कि वो ब्लड का जो फ्लो है उसको क्या करे, बाधित करे, है ना। आप पट्टी जब बंधवाते हैं डॉक्टर से तो ऐसे नहीं बांध देता है कि आपका ब्लड, अगर आप मान लीजिए अपने कलाई के ऊपर पट्टी बंधवा रहे हैं, कुछ लग गया है, अब वो इतना कड़ा बांध दे कि आपकी कलाई तक ब्लड ही ना पहुंच पाए, तो इधर का ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, नीला आपका पड़ने लगे। आप देखते हो कभी आप उंगली में रबड़ वबड़ बांध लीजिए तो जिधर आपका एक तरफ का भाग क्या होता है, नीला पड़ने लगता है, तो आपको ऐसे नहीं प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ विक्टिम हैज lost a lot of blood through a deep cut in his leg. He is breathing fast and seems pale and restless. He is probably, मतलब अगर किसी व्यक्ति का पैर में जो है डीप कट लगा हुआ है और उसका जो ब्लड है बहुत तेजी से लॉस हो रहा है, उसकी सांस बहुत तेजी से चल रही है ना, उसका शरीर पीला पड़ रहा है, उसको थकान महसूस हो रही है, तो उसको क्या ऐसा हो रहा है, इससे आपको क्या पता चलेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, वो शॉक में है। हम आपको कल बताए थे कि शॉक का जो कारण है वो ज्यादा, मतलब एक कारण ये भी है कि क्या हो जाना, हैवी ब्लड लॉस हो जाना। इसके पहले की क्लास में हमने बात किया है। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम व्यक्त अपना खर्च नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, यू सस्पेक्ट दैट अ पर्सन हैज बीन पॉइजन्ड, सी इज कॉन्शियस, योर फर्स्ट कॉल शुड बी टू। मतलब आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को पॉइजन दे दिया गया है या उसने पॉइजन खुद से ले लिया है, वह अभी चेतन अवस्था में है, बेहोश नहीं हुई है। आपका पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है उसमें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप बड़े सिटी में रह रहे हैं तो वहां पॉइजन कंट्रोल सेंटर होगा, तो आप वहां कॉल कीजिए। नहीं है तो सबसे पहले लोकल इमरजेंसी फोन नंबर, मतलब आप एम्बुलेंस को 108 या 100 को, पुलिस को कॉल कीजिए, है ना। सबसे पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद आप जो देसी चीजें होती हैं, जैसे क्या करते हैं लोग, उल्टी कराने का प्रयास करते हैं, है ना, जैसे घी की मात्रा, बहुत ज्यादा घी पिलाने का प्रयास करते हैं, है ना। ऐसे कुछ देसी तरीके हैं जिनको करते हैं, जिससे कि एक बार वोमिटिंग हो जाए, जिससे जो पॉइजन है वो बाहर आ जाए, तो उससे क्या हो, क्या हो, ये आपको हॉस्पिटल ले जाने के पहले करना है। पहले तो आपको इमरजेंसी कॉल कर देनी है, जिससे कि जब तक एम्बुलेंस आए तब तक आप ये सब देसी जो जुगाड़ होते हैं उनको करते रहें, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच would you do when caring for a seizure victim, है ना। मतलब अगर किसी व्यक्ति को दौरा, सीजर मतलब, अब ये अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो अगर कोई सीजर मतलब वो क्या होता है, जिसको दौरा पड़ता है, आप लोग देखते होंगे मिर्गी आती है लोगों को, है ना, वो एकदम कांपने टाइप के लगते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं, होश हवास नहीं रह जाता क्या कर रहे हैं, है ना। तो अगर किसी विक्टिम मतलब मिर्गी या दौरे वाले व्यक्ति की आप केयर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति आती है, तो आपको करना चाहिए, रिमूव नियर बाई ऑब्जेक्ट दैट माइट कॉज इंजरी। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी को दौरा आ गया है, मिर्गी आ गई है, तो उसके आसपास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे कि उसको कोई नुकसान हो सकता है, तो उसको सबसे पहले आप हटा दीजिए, जिससे क्या हो कि जब उसको दौरा पड़े, वो इधर उधर अगर गिर रहा है या उसको अंग जो है इधर उधर मतलब चला रहा है, तो उसको कोई चोट ना लग जाए, सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। तो इसका जो प्रमुख कारण होता है, वो सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, मिर्गी ही होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सीजरे का जो बहुत महत्वपूर्ण दौरे पर, जैसे मिर्गी जो है, मिर्गी प्रमुख कारण है दौरा पड़ने का, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल मिर्गी के कारण ही दौरा आएगा, दौरा पड़ने के कई और कारण होते हैं, लेकिन मिर्गी उसमें प्रमुख कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, स्प्लिंट
an injury to a muscle, bone or joint only when, किस स्थिति में आपको अगर कोई इंजरी है उसमें आपको पट्टी का प्रयोग करना है ना, चाहे वो गर्म पट्टी है या अन्य जो पट्टियां होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए और बी दोनों है। कैसे? यू हैव टू मूव और ट्रांसपोर्ट द विक्टिम, अगर किसी को मसल में, बोन में या ज्वाइंट में पेन हो रहा है, मतलब इंजरी हो गई है, उसको आपको हॉस्पिटल तक ले जाना है, तो उसको उसके लिए आपको गरम पट्टी वो आती है जो नी में लगा लेते हैं या एल्बो में लगा लेते हैं, आर्म्स के लिए आती है, तो वो आपको प्रयोग करना है। फिर यू कैन डू सो विदाउट हर्टिंग द विक्टिम, मतलब आपको ऐसा उसको स्प्लिंट को प्रयोग करना है पट्टी को कि आप उसको और हर्ट ना पहुंचा दें। तो इन दोनों स्थितियों में आपको क्या करना है, अगर किसी को इंजरी है तो उसमें आप स्प्लिंट का प्रयोग करेंगे। अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं और उसको प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि उसको और भी नुकसान क्या हो, ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वन विक्टिम्स शुड यू इमीडिएटली कॉल योर लोकल इमरजेंसी फोन नंबर, मतलब अगर निम्नलिखित में से कौन से बर्न विक्टिम है, सारे बर्न विक्टिम है नीचे दिए हुए हैं जो ऑप्शन में है ना, एज वाइज दिया हुआ है, इनमें से किन बर्न विक्टिम को आप सबसे पहले जिनके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तुरंत ही इमरजेंसी फोन नंबर को कॉल करेंगे। उसका जो सही ऑप्शन है वो है 68-year-old woman who has a blisters grease burn on her hand and arms, मतलब जिसके हाथ और हाथ जो है उसमें क्या है, जलने के कारण जो है ब्लिस्टर्स भी आ गए हैं। इसमें आप देखते हैं कोई लिक्विड टाइप का मटेरियल आ जाता है, तो जिसको आप फफोले कहते हैं। अगर 68-year-old वुमन है, क्यों इसकी एज ज्यादा है इस महिला की, तो इसको सबसे पहले ही ले जाएंगे ना, तो ये सही ऑप्शन है 9 का बी। है तो सबको तुरंत ही करना है, लेकिन इसमें पूछा है कि इमीडिएटली, मतलब सबसे पहले। ठीक है, 40 व्यक्ति का व्यक्ति भी थोड़ा सहन कर सकता है, क्योंकि ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनको पहले से ही बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं, तो बहुत ज्यादा झेल नहीं पाते हैं चीजें, इसलिए इसमें सबसे पहले इमरजेंसी में इनको आप ले जाएंगे। 10th क्वेश्चन देखते हैं। A 15-year-old boy has just splashed a chemical on his face after sending someone to call for an ambulance, you would, मतलब अगर 15 साल का कोई बच्चा है, उसने अपने फेस पे क्या किया है, केमिकल, मान लीजिए वो प्रैक्टिकल कर रहा था, केमिकल उसके फेस पे गिर गया है या किसी और भी तरीके से, तो अगर आप किसी को एम्बुलेंस के लिए या एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने रूप में फर्स्ट एड के रूप में आप क्या करने का प्रयास करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, फ्लश द बर्न एरिया विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अंटिल द एम्बुलेंस अराइव, मतलब जब तक आप उसको हॉस्पिटल या एम्बुलेंस नहीं आ जाती है तब तक आप उसके जो बर्न एरिया है ना, केमिकल के कारण जो स्प्लैश केमिकल के कारण हो गया है, तो आप क्या कहेंगे, बर्न एरिया को ठंडे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से उसको क्या करते रहेंगे, फ्लश करते रहेंगे, उसमें पानी डालते रहेंगे। ठीक है, जिससे उसको जलन ज्यादा महसूस ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन है। Why should you cover burn with a clean or sterile dressing? Why should you cover burn with a clean or sterile dressing? इसका ये मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आप कोई अगर व्यक्ति जल गया है तो उसको स्वच्छ और स्टेराइल, मतलब कि जिसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो, ऐसे ड्रेसिंग से क्यों उसको आप कवर करेंगे, उसको क्यों आप उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। आप पट्टी का प्रयोग क्यों करते हैं जहां चोट वोट लगी होती है, जिससे कि धूल ना बैठने पाए, मक्खियां ना बैठने पाए, क्योंकि मक्खियां जो है बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस को लेकर ट्रेवल करती हैं, तो जब वो आपके घाव पे बैठेंगी तो वो उन बैक्टीरिया वायरस को वहां पे छोड़ देंगी, जिससे क्या होगा, आपका घाव जो है और बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको ड्रेसिंग की जाती है। ठीक है, तो स्टेराइल मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उसमें ऑर्गेनिज्म
या कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है, यू फाइंड अ पर्सन एट द बॉटम ऑफ स्टेयर्स, he appears to have fallen and seems badly hurt. After sending someone for help, you'd, मतलब अगर आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, आपने देखा कि नीचे सीढ़ियों पर कोई व्यक्ति है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गिर गया है और उसको चोट लगी है। आप किसी को हेल्प के लिए भेजते हैं, एम्बुलेंस आप बुलाते हैं, आप तब तक क्या करेंगे? तब तक आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को मूव करने से रोकना है, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पे ना चला जाए, है ना। आपको अटेम्प्ट करना है कि वह व्यक्ति जो है मूव ना करने पाए। क्यों ना मूव करने पाए? क्योंकि अभी वो अ, अगर गिरा हुआ है और उसको चोट लगी हो तो भी उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो सकता है, वो आगे जाते हुए फिर गिर जाए, उसको चोट लग जाए, है ना। तो इस स्थिति में आप प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति जो है रुका रहे, आराम करे और हॉस्पिटल जब तक पहुंचे उसके बाद ही वो क्या है, वो वहां से जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, अ विक्टिम हैज अ लार्ज पीस ऑफ ग्लास स्टिकिंग आउट ऑफ हर लेग, यू शुड, मतलब अगर किसी व्यक्ति के पैर में एक ग्लास का टुकड़ा जो है क्या हो गया है, लग गया है ना, वो उसके अंदर घुसा हुआ पैर में, मान लीजिए वो घुस गया है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में क्या करना है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको इसका सही उत्तर जो है बोथ ए एंड बी करना है। पहली बात, लीव द ग्लास इन हर लेग एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग। आपको ये नहीं करना है कि आप उसके ग्लास को निकाल दीजिए, क्यों? क्योंकि अगर ग्लास निकाल दिए तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, आप उसको रोक ही नहीं पाएंगे। आपको ग्लास लगे हुए ही उसको हॉस्पिटल तक ले जाना होगा, क्योंकि आपके पास इतने सारे उपकरण तो होंगे नहीं कि आप उसकी ब्लीडिंग को रोक लें। तो आपको ग्लास को लगे रहने देना है, उस कंट्रोल करना है उसकी ब्लीडिंग। कैसे कंट्रोल करेंगे? आप उसको जिस वाहन में बैठाइए तो उसका जो पैर है जिसमें ग्लास लगा हुआ है उसको आप थोड़ा एलिवेट कर दीजिए, मतलब थोड़ा ऊंचा कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आसानी से ब्लड का फ्लो उसके पैर में नहीं होगा, तो जिससे ब्लीडिंग कम होगी। थोड़ा कपड़े से कवर कर लीजिए इस तरह से। दूसरा, कॉल योर लोकल इमरजेंसी फोन नंबर, है ना, तो या 100 में, पुलिस में या एम्बुलेंस में कॉल करेंगे, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है। 14th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट कंसर्न एट द सीन वेयर अ पर्सन हैज बीन सीरियसली बर्न, मतलब फर्स्ट कंसर्न, सब, मतलब शब्द, क्वेश्चन पढ़ते समय आपको शब्दों पे भी ध्यान देना है, क्या पूछना चाह रहा है। तो आपका सबसे प्रथम जो कंसर्न है या चिंता है, क्या होनी चाहिए जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो खतरनाक तरीके से क्या हुआ है, जला हुआ है, बर्न हुआ हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके उस जगह पे जो सेफ्टी है उसको देखना है ना। कि जैसे मान लीजिए अभी भी उसको खतरा तो नहीं है जलने का फिर से, तो आप उसको सेफ्टी, उसी जगह पे सेफ्टी वाले जगह पे क्या करेंगे, बैठाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट, सबसे पहले यही करना है, सबसे पहले तो आप उसको खतरे से बाहर निकालेंगे ना। जैसे मान लीजिए सीरियसली बर्न हो गया है, अब ये भी संभावना है कि फिर से वो बर्न हो जाए, तो आप उस जगह से हटाएंगे। फिर उसके बाद की फर्स्ट एड की क्रियाएं हैं कि उसको ठंडे पानी से बार बार फ्लश करें, हॉस्पिटल ले जाएं, ये सब। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट कंसर्न जो आपकी होनी चाहिए वो उसको सेफ्टी के रूप में पहले करना है आपको। 15th क्वेश्चन देखते हैं, अ वुमेन हैज फॉलन एंड burned her ankle. A woman has fallen and burned her ankle. She says she heard something snap. She looks pale and is sweating. What should you do? मतलब अगर कोई व्यक्ति, महिला है जो क्या होती है, गिरती है और उसके एंकल जो है बर्न, बर्न का मतलब यहाँ पे जलना नहीं है, मतलब उसके चोट लग जाना है, छिल जाना है जैसे आप कहते हैं। और उसने, वह कह रही है कि जब वो ऐसी स्थिति में गिरी और उसके एंकल जो है बर्न हुए, उस स्थिति में उसको क्या हुई है, कुछ सुनाई दिया कि जैसे टूट गया है कुछ, है ना। और उसका जो शरीर है वो पीला पड़ रहा है, उसको पसीना आ रहा है। आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि उसको सीरियस लेना चाहिए, है ना। अब ये तो नहीं करेंगे कि हैव द विक्टिम वॉक ऑन द इंजर्ड एंकल, है ना।
इस ऐसा तो करेंगे नहीं कि उसका एंकल इंजर्ड है तब भी आप कहें कि वो चलो चलो, तो उसमें तो और इंजर्ड हो जाएगी, है ना। हीट भी आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। ड्रेसिंग और लूजली बैंडेज भी आप ये सब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप आंतरिक स्थिति को कैसे मेजर कर सकते हैं कि उसको कितनी गहरी चोट आई है ना। क्योंकि बाहर से तो समझ में आ नहीं रहा, तो आप उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करेंगे और सीरियसली लेंगे इस चीज को। 16th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following should be done for a person experiencing a heat related illness? अगर किसी व्यक्ति को, है ना, हीट रिलेटेड इलनेस है, मतलब उसको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है ना, नॉर्मल से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आप फर्स्ट एड के रूप में क्या करेंगे हॉस्पिटल ले जाने से पहले? तो आपको क्या करना है, अप्लाई कूल वेट क्लॉथ्स। उसको आप क्या करेंगे कि ठंडे कपड़े जो है उसको पहनाने का प्रयास करेंगे, या ठंडे कपड़े उसके ऊपर उसको ओढ़ने के लिए दे देंगे, जिससे कि उसको हीट जो है ज्यादा न लगे, ठीक है, और हॉस्पिटल ले जाएंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन। यू फील अ सडन शार्प पेन इन द बॉटम ऑफ योर लेफ्ट फुट, you look at the bottom of your left shoe and see a tag sticking in your shoe. What type of wound do you probably have? मतलब इसमें पूछ रहा है, इसमें ज्यादा तो क्वेश्चन आपको कंडीशन वाले दिख रहे हैं, है ना। फर्स्ट एड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपको कंडीशन दी होगी, उस स्थिति में आप क्या करना चाहें। मतलब आप देखते हैं कि आपके बाएं पैर में अचानक दर्द हो रहा है, आप देखते हैं तो उसके आपके जो बाएं शूज है, बाया जूता है, उसमें कुछ कील, टैग मतलब होता है कील, कील क्या है उसमें गड़ी हुई है ना। तो आपको इससे किस तरह का घाव होगा, टाइप ऑफ वाउंड, वाउंड मतलब घाव, किस तरह का घाव है वो। इसमें जो चारों दिए हुए हैं घाव के ही तरीके हैं, है ना। तो ये जो आपका घाव है ये है पंक्चर। आपका जो पैर है वो कैसे क्या हो गया है, पंक्चर हो गया है, ठीक है। आप कहते हैं ना टायर पंक्चर हो गया। टायर में जब टायर या उसको ट्यूब पंक्चर होती है, हालांकि टायर कहाँ, टायर भी कह सकते हैं। तो कील जब उसमें धस जाती है तो आप कहते हैं वो टायर पंक्चर हो गया है, ट्यूब पंक्चर हो गया है। तो आपका पैर भी क्या हो गया, पंक्चर हो गया है। इसमें एवल्जन क्या है ना, एवल्जन क्या है इसमें थोड़ा देख लेते हैं। अगर किसी का जो स्किन है ना, अगर वो फोर्सफुली क्या है, अ, वो अलग हो जा रहा है, जैसे उंगली है ना, वो क्या होगी, आधी टूट के बाहर अलग हो गई। तो ये जो होता है ऐसा घाव, वो क्या होता है, एवल्जन कहलाता है ना। जैसे किसी का कान जो है वो किसी भी घाव से वो कट के बाहर हो गया, है ना। तो ये सब घाव क्या कहलाते हैं, एवल्जन कहलाते हैं, जिसमें आपका कोई अंग जो है वो अ, बाहर मतलब आपके शरीर से अलग हो जाता है, ठीक है ना। ब्रूइज क्या है, इसमें जो है इसमें क्या होता है कि जब आपको कोई चोट लगती है, आप सबको कभी न कभी लगता है, ये मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे थे, गेंद आई आपके तेजी से कहाँ लग गई, उंगली में लग गई। आपकी उंगली तुरंत क्या हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी, ठीक है, तुरंत। कुछ समय पश्चात वो नीली पड़ जाएगी, है ना। कुछ समय पश्चात वो काली पड़ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही बहुत तेजी से बाल लगती है तो वहां के जो सेल्स हैं वो प्रभावित होते हैं, और धीरे धीरे वो डैमेज होते जाते हैं, जिससे उनका कलर चेंज हो जाता है। और ब्लड जो है वहां पे क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में ब्लड का कलर रेड होता है, फिर नीला पड़ता है, फिर वो किस में परिवर्तित हो जाता है, काला में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, ब्रूइस कहते हैं, ठीक। फिर अगला जो वाउंड है वो है स्क्रैप। स्क्रैप मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप, हर व्यक्ति को लगा होता है, जैसे बचपन में आप क्रिकेट कुछ भी खेल खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या कभी भी आप गिर जाते हैं तो आपका घुटना जो है उसमें जो उसकी स्किन है वो क्या होती है, कटती नहीं है, वो थोड़ा छिल टाइप का जाता है ना। उसी को क्या कहते हैं, स्क्रैप कहते हैं। और जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द भरा होता है, कटने से भी ज्यादा दर्द आपको स्क्रैप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन है। विच शुड बी पार्ट ऑफ योर केयर फॉर अ सीवियरली ब्लीडिंग ओपन वाउंड।
मतलब अगर किसी को ओपन वाउंड है मतलब खुला घाव है और उसमें तेजी से ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको करना है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेट द इंजर्ड एरिया इफ नॉट ब्रोकन बोन्स। मान लीजिए कि आपकी कलाई में चोट लग गई है और बहुत तेजी से क्या है आपका ब्लड बाहर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, है ना, उसके ऊपर, और आप अपने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपका एलिवेशन हो जाएगा हाथ में, तो ब्लड का फ्लो आसानी से उस वाउंड तक नहीं हो पाएगा और ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ यू थिंक अ विक्टिम हैज सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग। मतलब अगर किसी को सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आप इंटरनल ब्लीडिंग में कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इंटरनल ब्लीडिंग का कैसे पता चलेगा? मान लीजिए उसको खांसी आ रही है तो खांसी से ब्लड आ रहा है ना। अन्य किसी भी माध्यम से आपको पता चलता है कि ब्लड बाहर आ रहा है, नाक से खून बह रहा है, तो आपको इस अवस्था में क्या करना है कि तुरंत आपको लोकल इमरजेंसी फोन को डायल करना है और हेल्प के लिए डिमांड करनी है, उसको तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाने का प्रयास करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स रिड्यूस योर रिस्क फॉर इंजरी। मतलब निम्नलिखित में से कैसा बिहेवियर जो है आपको इंजरी से क्या होगा, बचाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, है ना। ऑलवेज वियरिंग अ सेफ्टी बेल्ट वाइल राइडिंग इन ऑटोमोबाइल्स, इसमें तो सेफ्टी बेल्ट बस दिया है, साथ में क्या होना चाहिए, हेलमेट, है ना। केवल हेलमेट और सीट बेल्ट इसलिए नहीं पहनना चाहिए कि चालान से बच सके, वो हमारी सुरक्षा के लिए है ना। हम चालान से बचने के लिए जैसे ही देखेंगे चौराहे पे पुलिस खड़ी है हम हेलमेट पहन लेंगे, वापस आगे थोड़ा सा निकलेंगे हेलमेट उतार लेंगे। हेलमेट और जो सेफ्टी बेल्ट है इसके ना पहनने के कारण बहुत ही ज्यादा लोगों की क्या होती है, मौत हो जाती है। अगर इसको पहने रहें तो क्या होता है, जीवन बहुत ही आसानी से थोड़ा बचाया जा सकता है। दूसरा, लिमिटिंग इनटेक ऑफ एल्कोहल। सब कहते हैं कि एल्कोहल, लिमिटिंग इनटेक, ये नहीं कह रहा है कि आप पीजिए ही नहीं एल्कोहल, आप एल्कोहल लीजिए लेकिन लिमिट में रहिए। ये नहीं कि इतना पी लिए हैं कि आपको समझ में ही ना आ रहा है कि आप सड़क पे चल रहे हैं कि सड़क के बाहर चल रहे हैं, तो इसमें आपको तो खतरा है, आप साथ में साथ दूसरे को भी खतरा दे रहे हैं। इस समय तो समस्या ये नहीं है कि आप, जैसे मान लीजिए आप तो सही तरीके से बाएं तरफ से जा रहे हैं लेकिन पीछे वाला जो है वो शराब पी के वाहन चला रहा है, अब वो आके आपको कुचल दिया, है ना, एक्सीडेंट कर दिया, इसमें आपकी गलती नहीं थी लेकिन पीछे वाली की गलती है। तो आपको खुद भी सतर्क रहना है और ये भी देखते रहना है कि हमको कोई और परेशानी न कर दे, तो ये बड़ी गंभीर समस्या हो गई। तो अगर आपको रिस्क से बचना है तो ये दो चीजें करनी है। फूड और कोलेस्ट्रॉल का इंजरी से कोई मतलब नहीं है, जो आप ट्रेवलिंग में अगर देखेंगे, वैसे तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके हार्ट को प्रभावित करता है, ठीक है ना, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वाउंड। फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है ना, ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेप जब आप ब्लीडिंग वाउंड मतलब अगर कोई घाव है जिससे ब्लड बह रहा है उसके लिए आप जब केयर कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। मतलब आप क्या करेंगे कि जहां पे ब्लीडिंग बाउंड है वहां पे साफ, और अगर मान लीजिए आपके पास ड्रेसिंग नहीं है तो आप साफ कपड़ा ही वहां पे प्रेशर के द्वारा रखेंगे, जिससे क्या हो कि ब्लड जो है क्लॉट हो जाए, है ना। अगर आपके पास स्टेयरिंग ड्रेसिंग है तो उसको भी अप्लाई कीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं है। आप कितना भी साफ कपड़ा रंगे होंगे उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन स्टेराइल ड्रेसिंग में नहीं होता है, और जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन व्हेन कैरिंग फॉर ओपन ब्लीडिंग बाउंड्स, है ना। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का फर्स्ट एड कर रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट एड कर रहे हैं और उसकी स्थिति क्या है, ओपन बाउंड है, ब्लीडिंग बाउंड।
मतलब घाव जो है खुला हुआ है और उससे ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो आपको अपने को रिस्क से बचाना है ना? क्योंकि फर्स्ट एडर का काम ये केवल नहीं है कि अपने को रिस्क में डाल के दूसरे को जान को बचा रहा है। फर्स्ट एडर को अपनी भी जान बचानी, क्योंकि आप डॉक्टर तो है नहीं कि और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट किए हैं तो आपको अपने को भी बचा के रखना है। दूसरे की मदद करते करते खुद ही आप एक संक्रमण में फंस गए और आप खुद ही संक्रमित हो गए। तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है ऑल ऑफ द एबव चीजें, सारी चीजें करनी है। कौन कौन सी? वॉश योर हैंड इमीडिएटली आफ्टर गिविंग केयर। तुरंत अगर आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो तुरंत आप उसको सैनिटाइज कीजिए, उसको सोप से अपना हाथ अच्छे से धुलिए। अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। आप उसको केयर देते समय उसके डायरेक्ट ब्लड से कांटेक्ट से बचिए, वो होने ना पाए। आप उसके लिए ग्लव्स, प्रोटेक्टिव बैरियर सच एज ग्लव्स, प्लास्टिक रैप आदि का प्रयोग कीजिए। इसीलिए आप देखते होंगे डॉक्टर या नर्स वो सब पहने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद भी तो बचाना है। एक व्यक्ति को बचाते बचाते खुद ही संक्रमित हो गए। जैसे कोविड 19 में आप देखे होंगे कई सारे डॉक्टर जो है मरीजों का इलाज करते करते उन्होंने अपने जीवन को क्या किया, खतरे में डाल दिया और अंततः हाथ धो बैठे। तो आपको खुद को भी बचाना है। 23 क्वेश्चन देखते हैं। You have tried to control a victim's bleeding with direct pressure and elevation, but the bleeding doesn't stop. Where would you apply pressure to slow the flow of blood to a wound on the forearm? मतलब कि आप किसी को ब्लीडिंग हो रही थी चोट लगने के बाद, आपने प्रेशर भी अप्लाई किया, है ना? और इलिवेशन भी दिया, लेकिन ब्लीडिंग जो है स्टॉप नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी के कलाई में चोट लगी हुई है तो आपको कहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है जिससे कि स्लो हो जाए ब्लड का फ्लो। रुक तो नहीं रहा है लेकिन क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है? इनसाइड द आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड द एल्बो, है ना? आपको कंधे और कोहनी के बीच में, अगर किसी को कलाई पे, हाथ के कलाई पे चोट लगी है और ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आपको उसके कंधे और कोहनी के बीच में जो जगह है वहां पे आपको प्रेशर से क्या करना है, आपको प्रेशर देना है, जिससे कि क्या होगा, ब्लड जो है फ्लो धीरे हो जाएगा। रुकेगा तो नहीं लेकिन धीरे हो, क्योंकि आप प्रयास पहले भी कर चुके हैं। तो वो धीरे और ना तो रुक रहा है ना धीरे हो रहा है। तो आप इस जगह पे अगर, क्योंकि इस जगह पे जो है थोड़ा मसल्स ज्यादा होती हैं और आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, फ्लो को रोक सकते हैं, धीरे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24th क्वेश्चन। ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज्ड टू। मतलब ड्रेसिंग और बैंडेजेस कहाँ यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं? तो वो है हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। पहली बात तो आप ब्लीडिंग रोकते हैं उससे, और इन्फेक्शन ना होने पाए, मक्खी धूल आदि अन्य बैक्टीरिया ना प्रवेश करने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंजरीज आर ड्यू टू सिचुएशन दैट। मतलब बहुत सारी इंजरीज क्या हैं, क्यों होती हैं, किस सिचुएशन में होती हैं, है ना? तो उसका ऑप्शन जो है वो सही है बी, यू हैव सम कंट्रोल ओवर आर कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। क्यों होती हैं? जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, है ना? आप हेलमेट पहन लेते, आप किसी का मान लीजिए कोई बाइक से जा रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, उसका एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट लगा, ब्रेन हेमरेज हुआ, डेथ हो गई। वही व्यक्ति अगर बाइक से जा रहा था, हेलमेट पहन के गया होता, अगर वो गिरता भी, सर में डायरेक्ट चोट नहीं लगती, तो उसकी डेथ नहीं होती। तो मतलब आप उस पे कंट्रोल कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। आप उससे बच सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। ज्यादातर इसीलिए होती है, ज्यादातर जो डेथ है या जो इंजरीज है खतरनाक वाली, ये इसी कारण होती है क्योंकि हम सुरक्षात्मक जो तरीके हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। हम थोड़ा चालाकी दिखाते हैं, अपने को होशियार समझते हैं। अरे यहीं तो जाना है 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्यों हेलमेट पहन के जाएं? लेकिन एक्सीडेंट होगा तो आपको बता के नहीं होगा ना कि आप 10 मीटर जा रहे हैं कि 100 मीटर जा रहे हैं। तो इसलिए सुरक्षात्मक मेजर का प्रयोग करना चाहिए। 26 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द कैरोटिड आर्टरी लोकेटेड, है ना? आर्टरी क्या होती है? जिसको आप धमनी कहते हैं। वेन होती है जिसको आप शीरा कहते हैं। तो धमनी का काम क्या है? धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को कोशिकाओं तक ले जाती है ना? और शिराएं क्या करती हैं? शिराएं जो है कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को
कहाँ तक ले जाती हैं? हृदय तक। अशुद्ध रक्त का मतलब है कि उस रक्त में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। शुद्ध रक्त मतलब कि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है ना? ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाता है और एनर्जी तैयार करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो हम लोग श्वसन के माध्यम से बाहर करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से ही आता है, कोशिकाओं से कहाँ तक? हृदय तक, ठीक है ना? तो इस तरह से 26 क्वेश्चन जो है उसका जो सही आंसर है वो है ये। ऑन द नेक टू द राइट एंड लेफ्ट, ये और लिखा है, एंड होगा, दोनों तरफ होती है, लेफ्ट ऑफ द विंड पाइप। आप अपने गले में देखे होंगे कि जब मूवीज में देखे होंगे या आप खुद भी देखे होंगे, जब कोई जोर से चीखता है तो दोनों तरफ जो है एक बहुत नस जो है एकदम बाहर निकलती है ना? वही है कैरोटिड आर्टरी। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपके ब्रेन तक ब्लड जाता है। अगर किसी की आर्टरी यहाँ से ब्रेक हो गई या किसी भी माध्यम से क्षति हो गई तो उसकी जो डेथ है बहुत ही आसानी से हो जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे जो क्रिमिनल होते हैं वो एक ब्लेड के माध्यम से गले के साइड में ही क्या करते हैं, कट मारते हैं, जिससे यह आर्टरी कट जाती है और उनकी डेथ हो जाती है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गले के दोनों तरफ होती है ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एन इन्फेंट वेयर वुड यू चेक द पल्स? मतलब अगर कोई छोटा सा बच्चा है, आप उसके पल्स को कैसे चेक करेंगे? हमने कल बात किया था कि कैसे जो एडल्ट हैं उनकी पल्स को कैसे चेक करते हैं, उसका आप देख सकते हैं वीडियो पहले वाली क्लास में। तो 27th जो क्वेश्चन है उसका है इनसाइड द आर्म बिटवीन द एल्बो एंड शोल्डर, है ना? जैसे हम लोग कलाई के पास या गले के पास रख के एडल्ट की देखते हैं, तो बच्चों के लिए जो इन्फेंट है, अभी जन्म लिया है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एल्बो और शोल्डर के बीच में जो है हाथ का जगह, वहां पे आप उसको मेजर करते हैं उसका पल्स। 28th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन इन्फेंट हु इज चोकिंग यू वुड परफॉर्म। अगर कोई छोटा सा बच्चा है जो चोक कर रहा है, मतलब उसको गले में कुछ फंस चुका है, ये ज्यादातर जो वेजिटेबल्स आदि बच्चे खाते हैं, है ना? उनका अगर बड़ा टुकड़ा अगर गले में चला जाता है तो चोक हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, ना तो श्वसन कर पाते हैं ना तो खांसी कर पाते हैं जिससे कि बाहर आ जाए। हमारे साथ क्या होता है, जब कोई चीज हमारे गले में फंसती है तो हमको तुरंत बहुत तेजी से खांसी आती है, लेकिन बच्चे का शरीर इतना बड़ा नहीं है कि उसका फेफड़ा भी इतना मजबूत नहीं है कि उसको क्या करे, तेजी से खांसी के माध्यम से बाहर कर सके। तो इसमें आपको क्या करना है, बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट, है ना? आपको उसको क्या करना है, उसको मतलब उल्टा करना है अपने हाथ पे ही उल्टा, मतलब आप उसके जो पीठ है उसको अपने फ्रंट में लेंगे और उसके गले के पास में क्या करेंगे, गले के पास में 5 बार जो है उसको आप क्या करेंगे, अपने हाथ से क्या करेंगे, उसको धक्का देंगे पीछे, गले मतलब उसके सर के और गले पे पीछे की तरफ से उसको उल्टा करेंगे, और उसके पीठ के तरफ से गले के पास आप उसको 5 टाइम्स क्या करेंगे, बैक ब्लो देंगे, और चेस्ट थ्रस्ट देंगे 5 बार। पहले बैक ब्लो देंगे, फिर उसके चेस्ट को क्या करेंगे, थ्रस्ट करेंगे अपनी 2 उंगलियों से, उसके सीनों को 5 बार क्या है, प्रेस करेंगे, और यह क्रिया करते रहेंगे जब तक आप उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन है। ब्रीदिंग इमरजेंसी में बी कॉज्ड फ्रॉम, मतलब किन किन ये नीचे दिए हुए किन किन बिंदुओं से जो है आपको ब्रीदिंग इमरजेंसी या किसी को ब्रीदिंग इमरजेंसी हो सकती है, श्वसन करने में कठिनाई हो सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सारे ही होंगे, है ना? सब पे बात करते हैं। क्या है? अस्थमा और एलर्जिक रिएक्शन, है ना? अस्थमा अगर किसी को है उससे भी समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले अस्थमा है क्या? अस्थमा में जो एयरवे होता है, एयरवेज जो होते हैं, जो हमारा श्वसन तंत्र है, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, या तो स्वेलिंग आ जाती है या वो नैरो हो जाएंगे, या जब स्वेलिंग होगी तो ऑलरेडी नैरो हो जाएगा, है ना? और जो एक्स्ट्रा म्यूकस जैसे जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो जो पदार्थ बाहर आता है उसको आप म्यूकस कहते हैं।
तो जो एक्स्ट्रा म्यूकस अगर तैयार हो रहा है तो आपका नाक जाम हो जाता है, सर्दी के जुकाम में तो आपको श्वसन में तकलीफ होती है। तो अस्थमा में ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा म्यूकस ऑलरेडी है, नॉर्मली ही बनता रहता है ना, जिससे कि उसको श्वसन करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। हाइपर वेंटिलेशन, यह भी ब्रीदिंग इमरजेंसी को जनरेट करता है। हाइपर वेंटिलेशन मतलब क्या है कि मतलब आप अगर तेजी से श्वसन क्रिया करने लगे, मतलब आप इनहेल ज्यादा करें। इनहेल मतलब जब आप सांस अंदर की ओर बाहर अंदर की ओर लेते हैं। एक्सहेल मतलब जब आप सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो इनहेल में आप ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और एक्सहेल में आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो जब आप श्वसन तेजी से करते हैं, है ना, जल्दी जल्दी, तो इनहेल ज्यादा होता है, एक्सहेल कम होता है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में, वह क्या होता है, बिगड़ जाता है ना। तो जब ये बैलेंस बिगड़ेगा तो आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो सही से कार्य नहीं कर पाएंगी, तो इससे भी आपको ब्रीदिंग इमरजेंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजरी टू अ मसल आर बोन इन अ चेस्ट। चेस्ट में अगर किसी मसल या बोन में इंजरी हो गई तो आपका फेफड़ा प्रभावित हो रहा है, तो उससे भी आपको ब्रीदिंग इमरजेंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उस पे बात करते हैं। अ पर्सन हु इज अनकॉन्शियस नॉट ब्रीदिंग हैज अ वीक पल्स नीड्स। मतलब कोई व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस है ना, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है और वीक पल्स है ना, पल्स है लेकिन कैसी है, वीक है, कमजोर है। ऐसी स्थिति नहीं है कि पल्स ही नहीं है, तो उसको को क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेस्क्यू ब्रीदिंग करना है, रेस्क्यू ब्रीदिंग। अब इसमें आपको लग सकता है कि सीपीआर क्यों नहीं होगा, है ना, सीपीआर भी तो यही होता है जिसमें आप क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं फिर रेस्क्यू ब्रीदिंग करते हैं, है ना। 30 कंप्रेशन, 30 कॉम्प्रेशन और फिर उसके बाद 2 टाइम्स रेस्क्यू ब्रीदिंग करते हैं सीपीआर में, जिसका फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मेनरी रिसिसिटेशन या रिसिस, इसका देख लीजिएगा क्या है। थोड़ा मुझे लगता है गलत मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें जो क्यों इसमें सीपीआर क्यों नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन इसका फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, है ना, रिससिटेशन। ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद होना चाहिए। कल की क्लास, मतलब इसके पहले जो क्लास हुई है उसमें हमने बात किया है डिटेल में क्या क्या प्रोसेस है इमेज के माध्यम से, उसको आप क्लास में देख सकते हैं जाके, इसके पहले की क्लास में। तो सीपीआर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीपीआर जो होता है वो इस स्थिति में होता है जब व्यक्ति ना तो सांस ले पा रहा है, ना तो उसकी ब्रीदिंग हो रही है और ना ही उसका क्या है, पल्स चल रहा है। मतलब जब दोनों ना चल रहा हो, ना तो ब्रीदिंग हो ना तो पल्स हो, तब आप सीपीआर देंगे, है ना। सीपीआर में क्या करते हैं, आप पहले उसका एयरवेज ओपन करते हैं। एक इसमें करेक्शन है, कल पिछली क्लास में जब पहली क्लास में पहला क्वेश्चन था, उसमें हमने आपको बताया था कि आप उसके हेड को, जब वो एयरवेज को ओपन करना होता है तो उसके आपको हेड को क्या करते हैं, हेड को टिल्ट करते हैं, है ना। और उसमें हमने लेफ्ट बोल दिया था, लेफ्ट चिन, है ना। तो लेफ्ट नहीं होता है, उसमें लिफ्ट होता है, लिफ्ट चिन। इमेज में हालांकि क्वेश्चन में भी सही लिखा था और इमेज में भी सही लिखा था, लेकिन हमने लेफ्ट बोल दिया था, वो लिफ्ट होगा, है ना। तो ये हमारे जो हमारे नीलकंठ सर हैं, डॉक्टर नीलकंठ सर, उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, है ना। आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए था, है ना, कमेंट करना चाहिए था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इमेज में भी और उसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है लिफ्ट, लेकिन मैंने लेफ्ट बोल दिया था। तो उसमें तो आप ओपन एयरवेज करते हैं, आप उसके सर को पीछे की तरफ उठाते हैं और उसके गाल को थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं, जिससे उसका एयरवेज ओपन हो जाता है। फिर क्या करते हैं, आप उसको 30 कंप्रेशन देते हैं, है ना, और फिर 2 टाइम्स रेस्क्यू ब्रीदिंग। रेस्क्यू ब्रीदिंग में क्या करते हैं कि आप उसके नाक को दबाते हैं, मुंह को थोड़ा ओपन करते हैं और अपने मुंह के माध्यम से उसको 2 बार फुल हवा प्रदान करते हैं, है ना। और यह प्रक्रिया आप तब तक करते जाते हैं जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। तो ये सीपीआर है। सीपीआर तब करेंगे जब उसको ना तो सांस आ रही है ना तो पल्स चल रही है,
कंप्रेशन क्यों देते हैं? जिससे कि पल्स चलने लगे, हार्ट पे दबाव पड़े, है ना, ब्लड उसका क्या करे, बीट करने लगे। लेकिन जब अनकॉन्शियस है लेकिन श्वसन नहीं हो रही है, सांस नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी पल्स है, वीक है, कमजोर है, लेकिन है, तो आपको उसमें प्रेशर नहीं डालना है, कंप्रेशन नहीं करना है, केवल रेस्क्यू ब्रीदिंग करना है। मतलब आपको सीधे जो है उसके नाक को हाथ से दबाकर मुंह को थोड़ा सा खोल के अपने मुंह के माध्यम से उसमें क्या करना है, उसको हवा प्रदान करना है 2 टाइम्स, है ना, और जब तक हॉस्पिटल ना पहुंचे ये प्रक्रिया में दोहराते रहे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने चर्चा किया है ना। इसके पहले वाला भी वीडियो आप देख लीजिए, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन जरूर किए हैं, लेकिन ये लगभग आप मान के चलिए कि 40 से 45 क्वेश्चन आपके तैयार हुए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे एक इसमें है कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 में खूब इसका प्रयोग हुआ है, पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है वो नापता है। ठीक है, वीक पल्स जो होती है, जो वीक पल्स अभी प्रयोग किए हैं शब्द वीक पल्स, इसके कारण क्या है, क्या क्या कारण है ना, या क्या सिम्टम है, कैसे आपको पता चलेगा कि किसी की पल्स जो है वीक है ना। तो सबसे पहले उसका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, उसको थकान लगेगी, डिजीनेस लगेगी, फेंटिंग, उसको चक्कर टाइप का लग रहा है, स्किन उसकी पसीना पसीना हो रहा है, स्वीटी स्किन हो रही है ना, स्वेटी स्किन, शरीर पीला पड़ रहा है ना, हाथ और पैर क्या हो रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं, चेस्ट में पेन हो रहा है। तो ये सब स्थिति जो है वीक पल्स को बताती है कि उसका पल्स जो है वीक हो रहा है, मतलब हार्ट जो है पंप बहुत सही से नहीं कर पा रहा है। और इसके कारण क्या-क्या हो सकता है, मतलब अगर किसी की वीक पल्स है तो क्या हो सकता है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ना, कार्डियक अरेस्ट मतलब अचानक से हृदय काम करना बंद कर देगा, शॉक में आ सकता है वह, है ना, समझ में नहीं आएगा क्या करें कैसे करें, आंख मुंह खुला रह जाएगा, एकदम क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये है। ठीक है, एक होता है ब्रैडीकार्डिया, है ना। ब्रैडीकार्डिया कौन सी स्थिति है, आप उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। ब्रैडीकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि जो बीपीएम है, बीपीएम का फुल फॉर्म बताए हैं आपको, हार्ट की बीट पर मिनट, जो बीपीएम है वो 60 से भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होती है, उस व्यक्ति को थकान महसूस होगी, है ना, और वो कमजोरी महसूस करेगा। तो ब्रैडीकार्डिया कहते हैं इस स्थिति को, जब बीपीएम 60 से कम हो जाए। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि अगर बीपीएम 60 से कम हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। अगर ब्रैडीकार्डिया है तो वो सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन किया। ये लगभग आप 40 से 45 या 50 तक क्वेश्चन आपके तैयार हुए। इसके पहले की जो क्लास थी उसमें भी ऐसे ही हमने 35-36 क्वेश्चन तैयार किए थे, लेकिन वो 50 क्वेश्चन के आसपास तैयार हुए हैं। आगे भी 2 से 3 लेक्चर में प्रयास करेंगे कि 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें, जिससे आपके एग्जाम में बहुत फायदा हो, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये सामान्य सबको ही इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।